प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 जून 2025 है, दिन सोमवार है। देवों के देव महादेव का दिन है, जिसकी पूजा प्राचीन काल में 2500 बीसी से हड़प्पा काल में ही होती आ रही है। देवों के देव महादेव की पूजा तो वीडियो देने के क्रम में पूर्व के वीडियो से आप भली भांति परिचित हैं और निरंतर वीडियो को देख रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे 17वीं बीपीएससी में फाइनल रूप से अच्छे पद पर जा रहे हैं। 71वीं बीपीएससी एक मेगा बहाली आई है। बीपीएससी के द्वारा कई बहाली अभी होने वाले हैं। आप अपनी पढ़ाई पर निरंतर क्रम को जारी रखें। इस बार भोलेनाथ आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर वीडियो देने के क्रम में आज 16 तारीख दिन सोमवार, देवों के देव महादेव के दिन, मौर्य पीरियड का अंतिम भाग, मौर्य काल का पतन यानी डिक्लिन लाइफ ऑफ मौर्य पीरियड इन इंडिया। तो आपने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में एक अखिल भारतीय साम्राज्य तमिलनाडु और केरल को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत और पश्चिम भारत के अलावा इसकी सीमा ईरान और इराक तक लगती थी। तो समूचे भारत में एक अखिल प्रशासन और एक अखिल साम्राज्य, एक अखिल आर्थिक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, आर्ट एंड कल्चर, हर क्षेत्रों में मौर्य काल में चहुमुखी विकास हुआ। और इस चहुमुखी विकास के पीछे मेन रीजन है कि चाणक्य की नीति, विष्णुगुप्त जो विश्व के सबसे महान गुरु हैं, बहुत आदर्श गुरु हैं, जब तक पृथ्वी रहेगी उनकी नाम रहेगी। तो निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे, बिंदुसार ऐसे, अशोक ऐसे राजा मौर्य काल को प्राप्त हुए, जिसके कारण समूचे भारत में उसकी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हर क्षेत्रों में विकास हुआ। परंतु अशोक के मरने के बाद ठीक 50 वर्ष के अंदर ही उसके योग्य उत्तराधिकारी योग्य नहीं हुए, कई राज्य स्वतंत्र हो गए, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो गया। तो मौर्य साम्राज्य का पतन के लेकर कई मतभेद हैं इतिहासकार के बीच, अलग अलग थॉट है, अलग अलग धारणा है कि इतने विशाल जो साम्राज्य है उसका पतन कैसे हो सकता है। तो उसके क्रम में जो बातें आ रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और अशोक के बाद जो अशोक की नीति है, धार्मिक नीति, अशोक का जो धार्मिक नीति है, अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इतिहासकार कहते हैं कि ब्राह्मण जो है काफी बड़ी संख्या में अशोक से नाराज हो गए, है ना। और ब्राह्मण काफी विरोध करने लगे बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद। और बौद्ध धर्म का चौमुखी विकास अशोक किया और भारत ही नहीं समूचे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय अशोक को ही जाता है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ये हो रही है कि अशोक के अभिलेख में बौद्ध के अलावा वह बौद्ध धार्मिक जो है ब्राह्मण के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त कर रहा है और ब्राह्मण को अपनी दान देने की बात भी अभिलेख में अशोक कह रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर ऐसा नहीं होता तो पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति के पद पर थे, वो भी ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण को भी ऊंचे से ऊंचे पद पर रखा जाता था। लेकिन यहाँ पर यह जो थॉट है बिल्कुल सही नहीं बैठती है, पहला थॉट। दूसरा थॉट जो है यह बता रहा है कि अशोक लोक कल्याणकारी कई काम किए, जिससे राजकोष खाली हो गया, वित्तीय स्थिति काफी हो गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसके कारण मौर्य वंश का पतन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा इसलिए कि अशोक के शासन काल में कृषि, पशुपालन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चरम पर थी। और अशोक के कोई ऐसे अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उस समय जो वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो दूसरा लॉजिकल स्थिति भी यह थॉट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तीसरा है कि अशोक की शांतिवादी नीति, बौद्ध धर्म करने के बाद अशोक बिल्कुल शांत हो गया
लेकिन ऐसी बात भी नहीं लगती है, क्योंकि अशोक कलिंग युद्ध जीतने के बाद जो अपराधी है उसको कठोर से कठोर सजाई देने की बात करता है अशोक, कि उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी जो मेरे साम्राज्य में ऐसा काम करेंगे, और मृत्युदंड जो पूर्व से था वो जारी ही था। और कलिंग को जीत कर वापस भी कलिंग को नहीं किया। तो यह नहीं कह सकते हैं कि अशोक की शांतिवादी नीति के कारण मौर्य वंश का भी पतन हुआ होगा। लेकिन इतना निष्कर्ष तौर पर तो हम निश्चित कह सकते हैं कि अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी 50 साल तक हुए, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा, अशोक ऐसा शासन को संभालने की शक्ति नहीं थी। वो बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति थे उसके उत्तराधिकारी, जिसके कारण मौर्य का जो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, है ना, तक्षशिला, कई ऐसे जो है स्वतंत्र राज हो गए, और पूरा जनता वो नहीं खुश थे, अयोग्य राजा थे, जिसके कारण जनता चाह रही थी कि ये अयोग्य राजा को हटाया जाए, और उसी के रूप में एक ब्राह्मण के रूप में जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग है, वो बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य शासक, उसको हत्या करके इतिहास में मौर्योत्तर काल में पहली ब्राह्मण वंश और शुंग वंश की स्थापना की। यही एक निष्कर्ष निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश के पतन को लेकर बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट दिया हूं। मौर्य वंश का पतन किस निष्कर्ष पर पहुंचा और कैसे हुआ, तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को बार बार देखें, अपने कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको मेंस लिखना है, बीपीएससी बच्चे फाइनल वही निकाल पाते हैं जिनका पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मेंस में अवधारणा को लिखते हुए वो अच्छा से मेंस लिखते हैं, क्योंकि मुख्य लड़ाई मेंस में ये, और आपका मेंस अच्छा चला जाए, मेंस में अच्छी नंबर आए, फिर आपका जो है एक सीट निश्चित है बीपीएससी किसी पीसीएस का एग्जाम। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को ही विराम देता हूं। धन्यवाद।